हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 35। मुन्ना को छोड़कर पूरी फैमिली बाबा विश्वनाथ मंदिर गई हुई थी। मंदिर जाने के बाद गौरी का मन भी शांत हो चुका था। वह अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने लगी। आज शाम उसे वापस इंदौर जाना था। दुकान पर खरीदारी करते हुए गौरी की नजर एक रुद्राक्ष से बनी बहुत सुंदर ब्रेसलेट पर पड़ी। उसे देखते ही गौरी को मुन्ना की याद आ गई। उसने वो ब्रेसलेट मुन्ना के लिए खरीद लिया और बैग में रख लिया। वंश निशी के साथ सबसे पीछे था। घर वाले एक बार फिर उन दोनों से आगे निकल गए। चलते चलते बाबा ने पलटकर वंश और निशी को देखा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। वंश ने निशी के दोनों हाथों में कंगन पहनाए और कहा, अब लग रही हो तुम लड़की। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं लड़की नहीं हूं? निशी ने आंखें तरेरते हुए कहा, हो लेकिन तुम्हारी हरकतें लड़कियों वाली नहीं है। वंश ने कहा, देखो अगर तुमने मेरे बारे में बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। निशी ने गुस्सा होकर कहा, जब देखो तब ये मुंह तोड़ दूंगी वो तोड़ दूंगी। तुम्हें क्या प्यार से बात करना नहीं आता? वंश ने भी चिढ़ते हुए कहा, बिल्कुल आता है, लेकिन उसके लिए सामने वाला लायक भी होना चाहिए। निशी ने तनते हुए कहा। दोनों ये भूल गए कि दोनों इस वक्त बाजार के बीचों बीच खड़े थे। आसपास से गुजरते लोग उन्हें देखने लगे। दोनों एक दूसरे को सुनाए जा रहे थे कि तभी पास से गुजरते एक आदमी ने वंश से कहा, ए भैया, अपनी बीवी से झगड़ना है तो घर जाके झगड़ो, यहाँ का ये रास्ता जाम किए हो। बीवी का नाम सुनते ही वंश की भवें तन गई। उसने हैरानी से निशी को देखा और फिर आदमी की तरफ पलटकर कहा, जी किस एंगल से तुमको हमारी बीवी लगती है बे? अरे भैया, हम कह रहे हैं तनिक साइड होके बात कर ले, लोगों को जाने का रास्ता दो भाई। कहते हुए आदमी ने वंश को साइड किया और आगे बढ़ गया। वंश का पैर उलझा और वो सीधा निशी में आ गिरा। गुस्साई निशी ने अपना पैर वंश के पैर पर दे मारा और वहां से चली गई। इस छिपकली की तो मैं किसी दिन दुम ही काट दूंगा, चुड़ैल कहीं की। कहते हुए वंश जाने लगा तो दुकान वाले ने कहा, अरे बाबू, हमारा पैसा तो देते जाओ। ये लो पकड़ो, भलाई का जमाना नहीं रहा। एक तो उसकी बकवास सुनो, ऊपर से उसका बिल भी पे करो। महादेव, इसे वापस मुंबई भेजो यार, मैं हाथ जोड़ता हूं प्लीज। कहते हुए वंश ने दुकान वाले को कंगन के पैसे दिए और वहां से चला गया। निशी सारिका के पास चली आई और उसके साथ साथ चलने लगी। वंश भी मुरारी के बगल से गुजरा तो उसका चेहरा देखकर मुरारी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, अरे वंशवा, तुम्हारे चेहरे पर 12 गाय बजे हैं बे। वंश रुक गया तो मुरारी के साथ चल रहे बाबा आगे बढ़ गए। बाबा के जाने के बाद वंश भी मुरारी के साथ चलते हुए कहने लगा, मुरारी चचा, एक बात बताओ, जब बड़े शहर की लड़कियों में इतना घमंड क्यों होता है? मतलब ये लड़कियां सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती? क्या हुआ, किसी ने तुमको लतेड़ दिया का? अरे जवानी में जब आम बात है। हम अपनी बताएं तो पूरी 100 लड़कियों से हम रिजेक्ट हुए थे। फिर जाके तुमने मौसी से शादी करके उन 100 को करारा जवाब दिया हमने। जे था हमारा बदला। मुरारी ने अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए कहा, मैं क्या पूछ रहा हूं और आप क्या बता रहे हो? वैसे आपकी इन कलाकारियों के बारे में मौसी को बताएं। वंश ने मुरारी से कहा तो मुरारी ने मुंह बनाया और कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा है कि तुम्हारी मौसी ने हमारे सारे खाते बंद कर दिए हैं। खैर छोड़ो, आप नहीं समझोगे। कहते हुए वंश आगे बढ़ गया। सभी मेन रोड पर चले आए। एक एक करके सभी जमा हुए तो बाबा ने कहा, समधी जी को भी यहां आना चाहिए था, बाबा के दर्शन हो जाते। बाबा वो आना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा और मां मंदिर आने की हालत में नहीं थी। वैसे भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन दुर्लभ हैं, ये तभी मिलते हैं जब महादेव चाहते हैं। सारिका ने कहा, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही बिटिया, चलो घर चलते हैं। आई ने कहा। शाम में काशी और उसके दोस्त वापस इंदौर जाने वाली थी। काशी ने अपनी दोस्तों के साथ बनारस घूमने की इच्छा जाहिर की तो शिवम ने शक्ति और वंश को भी उनके साथ रुकने को कहा और खुद आई बाबा, मुरारी, अनु और सारिका को लेकर घर चला गया। काशी, शक्ति, ऋतु, प्रिया, निशी, गौरी और वंश वहीं खड़े होकर घूमने की प्लानिंग करने लगे।
शक्ति चूंकि पूरा बनारस जानता था, इसलिए सबसे पहले उसने नौका से सभी घाट घूमने की इच्छा जाहिर की। वंश जिसे घाट जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने मना कर दिया और बाकी सबको जाने को कहा। निशी को छोड़कर सभी जानते थे कि वंश घाट नहीं जानता, इसलिए वंश वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया और बाकी सबके जाने की राह देखने लगा। निशी को अजीब लगा और फिर उसने सोचा शायद कुछ देर हुए झगड़े की वजह से वैसा कर रहा है। शक्ति सबके साथ घाट की ओर चला आया। उसने एक बड़ी नाव बुक की और उसमें सभी चले आए। अब तक निशी भी ऋतुप्रिया के साथ घुल मिल चुकी थी। गौरी को हंसता मुस्कुराता देखकर काशी को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने शक्ति के साथ बैठकर घाट के उन नजारों को देखने लगी जो उसने बचपन से अब तक न जाने कितनी बार देखे होंगे, लेकिन आज उसे ये सब आकर्षक नजर आ रहा था। घाट की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर बैठा वंश मुन्ना के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। वह पहले दिन से ही गौरी को पसंद करता था और अपनी इसी पसंद से उसने प्यार का नाम दे दिया था, लेकिन गौरी की तरफ से अभी तक उसे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वह निशी से उसका बार बार टकराना इत्तेफाक तो नहीं था। वह निशी से जितना झगड़ता उसके उतना ही करीब आता जा रहा था। अगले ही पल निशी के साथ बिताए पल वंश की आंखों के सामने आने लगे। ऐसा क्यों हो रहा था वह नहीं समझ पाया। निशी का उसे छूना, उसका निशी के करीब जाने पर दिल का धड़कना, उसका निशी के बालों से झुमके निकालना और कुछ देर पहले निशी ने जो उसके लिए किया, निशी का अपने स्कार्फ से वंश के सर को पोंछना, ये सब याद करते हुए वंश के होंठों पर सहसा ही एक मुस्कान तैर गई। और फिर अचानक उसे सब याद आया कि निशी का स्कार्फ तो वो लोग कॉरिडोर में ही भूल आए हैं। वंश एकदम से उठा और वहां से मंदिर की तरफ भागा। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि महज एक मामूली से स्कार्फ के लिए वो इतना परेशान क्यों है। वंश वापस मंदिर आया, तब तक वहां भीड़ कम हो चुकी थी। वंश ने देखा स्कार्फ अपनी जगह नहीं है। उसने इधर उधर ढूंढा, मंदिर के एक दो लोगों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था। परेशान सा वंश यहाँ वहां देखने लगा। अचानक दरवाजे से बाहर जाते एक लड़के पर उसकी नजर पड़ी जिसने निशी के स्कार्फ को अपने गले में डाल रखा था। वंश उसके पीछे भागा, तब तक लड़का मंदिर से निकल गया। बाहर आकर वंश ने फिर लड़के को ढूंढा तो सामने दुकान पर उसे वो लड़का मिल गया। वंश ने राहत की सांस ली और उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। लड़का पीछे पलटा और मुंह में भरी गुटखा थूकते हुए कहा है बे, ये कहां से मिला तुमको? वंश ने स्कार्फ की तरफ इशारा करके पूछा। मिला से क्या मतलब है, हम खरीद के लाए हैं, लड़के ने कहा। वंश को पता था लड़का झूठ बोल रहा है। उसने अफसोस भरे भावों से साइड में देखा और फिर खींचकर एक थप्पड़ लड़के को लगाते हुए कहा, यही सवाल फिर से पूछेंगे, सच नहीं बोला तो दूसरे गाल पर फिर से पड़ेगा। अब बताओ ये कहां से मिला? एक थप्पड़ से ही लड़का समझ गया कि वंश से झूठ बोलना उसे भारी पड़ सकता है। उसने मिमियाते हुए कहा, वो मंदिर के कॉरिडोर में मिला था, हमने देखा वहां पड़ा है तो हम रख लिए, आपका है तो आप ले लीजिए, इतना गुस्सा काहे हो रहे हैं? सॉरी, वंश ने धीरे से कहा तो लड़के ने स्कार्फ निकालकर वंश की तरफ बढ़ा दिया और वहां से चला गया। वंश स्कार्फ को अपने हाथ में लपेटकर वहीं सड़कों पर घूमने लगा। वंश अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। वो पसंद गौरी को करता था, लेकिन ख्याल उसे निशी के आते थे। गौरी से कभी उसका झगड़ा नहीं हुआ, बहस नहीं हुई, जबकि निशी से जब से मिला था तब से बस दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे। घूमते घूमते वंश थक गया। उसे भूख लगने लगी तो उसने बाहर से ही कुछ खा लिया और वापस घाट की तरफ चला आया। नीचे न जाकर वो एक बार फिर उसी पहली सीढ़ी पर आकर बैठ गया। शाम के 4 बज रहे थे। इस वक्त घाट पर लोग भी बहुत कम थे। वंश अपने हाथ पर लिपटे स्कार्फ को देखते हुए बड़बड़ाने लगा, आखिर तुम्हारे लिए मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? ये फीलिंग्स गौरी के लिए ना होकर तुम्हारे लिए क्यों है? ये सच है, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि तुम बहुत बदतमीज हो और जब देखो तो मुझसे झगड़ा करती रहती हो, लेकिन तुम्हारे झगड़ा करने के बाद भी मैं बार बार तुम्हारी ओर खींचा चला जाता हूं। ये सब क्यों है? आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। एक मामूली से स्कार्फ के लिए मैं परेशान क्यों हो गया, वो भी उस निशी के स्कार्फ के लिए? क्या सब इत्तेफाक है? क्या बात है बाबू, बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो?
पास से गुजरते एक साधु बाबा ने वंश से कहा, छोड़िए बाबा, मेरी परेशानी का कोई हल नहीं है। वंश ने हताश होकर कहा, जे बनारस है बाबू, ऐसी कोनो समस्या नहीं जिसका हल यहाँ ना मिल सके। हमका बतावा का समस्या है? साधु बाबा ने वंश के बगल में बैठते हुए कहा, बाबा मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक लड़के को पसंद करता हूँ। जब वो साथ नहीं थी तो दिन भर उसी के बारे में सोचता था, पर अब जब वो साथ है तो एक घर में होते हुए भी हमारे बीच बातचीत नहीं हो रही। वहीं दूसरी लड़की जिससे मैं पहली बार में ही झगड़ा हो गया था, वो बार बार मुझसे टकराती है और जब मिलती है तो फिर झगड़ती है। जबकि मैं उससे पसंद भी नहीं करता, लेकिन मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। मैं इसी वजह से परेशान हूं और समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वंश ने अपनी राम कहानी बाबा को कह सुनाई। बाबा ने बड़े ध्यान से वंश की बात सुनी और कहा, देखो बेटा, हम तो साधु लोग हैं, हम जे सब के बारे में क्या जाने। हम तो बस हमरे महादेव से प्रेम करते हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब समय का फेर है बेटा। जरूर महादेव तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचे होंगे, इसलिए तुमको जे सब से होकर गुजरना पड़ रहा है। चिंता ना करो, महादेव सब ठीक करेंगे। वंश ने गहरी सांस लेते हुए कहा तो बाबा वहां से उठकर चले गए। कुछ देर बाद नौका वापस आई। सभी उससे बाहर निकलकर वंश की तरफ चले आए। सभी बहुत खुश थे। शक्ति वंश के पास आया और कहा, तुम्हें भी साथ चलना चाहिए था, कोई तुम्हें ज्यादा ही मिस कर रहा था। कहते हुए शक्ति ने अपने पीछे आती निशी को देखा और आगे बढ़ते हुए मुस्कुरा उठा। वंश उठा। जैसे जैसे निशी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रही थी, उसका दिल फिर धड़कने लगा। उसने अपने हाथ पर लिपटा निशी का स्कार्फ निकाला और उसे देखकर कहा, ये तुम वहां मंदिर में भूल आई थी। थैंक्स, कहकर निशी रितु से बातें करते हुए आगे बढ़ गई। वंश भी जाने के लिए मुड़ गया। सब आगे निकल गए। वंश और गौरी सबसे पीछे थे। गौरी ने वंश के कलाई पकड़कर उसे रोका और कहा, वंश, आज रात हम लोग इंदौर वापस चले जाएंगे। जाने से पहले मुझे एक बार मुन्ना से मिलना है। क्या तुम मुझे ले चलोगे? ठीक है, मैं जीजाजी से बोल देता हूँ, वो सबको घर छोड़ देंगे। वंश ने गौरी से कहा और फिर शक्ति के पास आकर उसे सबके साथ घर जाने को कहा और खुद वहीं से अपनी बाइक पर गौरी के साथ मुन्ना के लिए निकल पड़ा। वंश का गौरी के साथ चले जाना निशी को चुभा, लेकिन उसने अपनी जलन की भावना अपने चेहरे पर नहीं आने दी। वंश गौरी के साथ घर पहुंचा। उसने गौरी को गेस्ट रूम में बैठने को कहा और खुद मुन्ना को देखने ऊपर कमरे में चला आया। वंश कमरे में आया तो देखा मुन्ना उदास सा खिड़की के पास खड़ा है। वंश ने कमरे का दरवाजा नॉक किया और अंदर आते हुए कहा, अब कैसा है तू? हम ठीक है। कल रात के लिए? मुन्ना ने जैसे ही कहना चाहा, वंश ने हाथ सामने करके उसे रोक दिया और कहा, कल रात का हिसाब किताब हम लोग बाद में करेंगे, पहले नीचे गौरी से जाकर मिल लो। आज रात वो वापस इंदौर जा रही है और उसने कहा कि जाने से पहले वो तुमसे मिलना चाहती है। हो सकता है कल रात नशे में तुमने उससे कुछ कहा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज उसे सॉरी कह देना। मैं नहीं चाहता वो ऐसे अपसेट होकर यहां से जाए। मुन्ना ने सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। गौरी यहां उससे मिलने क्यों आई है, सोचकर ही मुन्ना के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। वंश ने उसे जाने का इशारा किया तो मुन्ना धीमे कदमों से वहां से चला गया। वंश बाथरूम में आया और वॉश बेसिन में मुंह धोते हुए मन ही मन कहने लगा, कुछ घंटों बाद गौरी वापस चली जाएगी। जब वो यहां आ रही थी तब अपने दिल की बात बताने के लिए मैं कितना एक्साइटेड था, लेकिन अब मैं खुद अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा। मुझे थोड़ा और वक्त लेना चाहिए, शायद उसके बाद मैं गौरी और अपनी फीलिंग्स को बेहतर समझ पाऊं। इन 3 दिनों में मैंने उससे ठीक से बात भी नहीं की। उन सबको एयरपोर्ट छोड़ने मैं चला जाऊंगा, ऐसे में उससे थोड़ी बात भी हो जाएगी। ये ठीक रहेगा। गौरी बहुत अच्छी लड़की है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं उसे कभी हर्ट करूं। वंश शीशे में देखकर मुस्कुराने लगा और फिर गुनगुनाते हुए जैसे ही बाहर आया, दरवाजे से लगे हुक में उसके हाथ पर खरोच लग गई। उसके हाथ से हल्का सा खून दिखने लगा। वंश बाथरूम से बाहर आया और दवाई वाला डिब्बा ढूंढने लगा।
उसने यहाँ वहां देखा और फिर मुन्ना के कबर्ड की तरफ आकर उसे खोलते हुए कहा, शायद इसमें कुछ मिल जाए। वंश ने कबर्ड का ड्रॉवर खोला, उसमें कुछ बैंडेज रखे थे, साथ में कुछ और भी सामान था जिस पर वंश ने ध्यान नहीं दिया। उसने एक बैंडेज उठाई और वहीं खड़े होकर हाथ पर लगाने लगा। अगले ही पल उसकी नजर ड्रॉवर में रखे मुन्ना की पुराने फोन पर चली गई। वंश ने उसे उठाया और देखते हुए कहा, मुन्ना ने तो कहा था उसका फोन पानी में गिर गया है, पर यह तो अच्छी हालत में है। उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? वंश बिस्तर की तरफ चला आया और फोन ऑन किया। जैसे ही फोन ऑन हुआ उस पर नोटिफिकेशन की पार्ट्स आ गई। वंश ने नोटिफिकेशन देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसका दिल धड़कने लगा और हाथ कुछ पल के लिए जम से गए। वो सारे नोटिफिकेशन गौरी के थे। वंश ने मैसेज खोले और एक एक करके उन्हें पढ़ने लगा। मुन्ना नीचे आया। घर में इस वक्त सिर्फ मुन्ना, गौरी और वंश थे। कृष्णा बाहर बगीचे में था। अनु, मुरारी शिवम के घर पर थे। मुन्ना धीमे कदमों से गेस्ट रूम में आया। गौरी को वहां देखकर मुन्ना का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी धड़कनों को संयत किया और गौरी के सामने चला आया। मुन्ना के आने की आहट सुनकर गौरी उसकी तरफ पलटी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, खामोश। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? गौरी ने सहजता से पूछा। हम ठीक हैं, मुन्ना ने बुझे स्वर में कहा, जबकि उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो ठीक है। गौरी फीका सा मुस्कुराई और कहने लगी, मैं वापस जा रही हूं मान, और मैंने फैसला किया है कि मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया। मैं हमेशा तुम्हारे सामने स्टूपिड हरकतें करती थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम्हें छोड़कर मैं वंश को अपना लूंगी? गौरी की बात सुनकर मुन्ना ने हैरानी से उसे देखा तो गौरी आगे कहने लगी, वंश मुझे पसंद करता है, सिर्फ इसलिए तुमने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और मुझसे दूर हो गए। तुमने ऐसा क्यों सोचा मुन्ना कि तुम्हारी बात ऐसा करने के बाद मैं वंश के पास चली जाऊंगी? तुमने खुद को इतना हर्ट क्यों किया? वंश के लिए तुम्हारा प्यार बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी खुशी के लिए तुम अपना प्यार नहीं बांट सकते। कल रात पहली बार मैंने तुम्हें दर्द में देखा। तुम बच्चों की तरह मेरे सामने रो रहे थे। उस पल मुझे महसूस हुआ कि ये सब करते हुए तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती मान। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें छोड़ तो सकती हूं, लेकिन मैं वंश को नहीं अपना सकती। वंश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकती। उससे क्या, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से प्यार नहीं कर सकती। तुम एक बहुत अच्छे भाई हो मान, लेकिन मुझे अब लगता है जैसे मैं एक खिलौना हूं, इसे तुम वंश को देना चाहते हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी। मैं जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही प्यार करती रहूंगी, पर मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी, और ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे नफरत करूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती मान। मुन्ना को जब पता चला कि गौरी को सब सच पता चल चुका है तो उसे बहुत दुख हुआ। इस वक्त गौरी से वह क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गौरी की बातें सुनकर उसकी आंखों में नमी उतर आई। गौरी ने देखा तो उसकी भी आंखें भर आई। वह मुन्ना के थोड़ा करीब आई और अपने होठों को उसके होठों से छू लिया। गौरी के ऐसा करने से मुन्ना का दर्द और बढ़ गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली। आंसू की एक बूंद बाईं आंख से निकलकर गाल पर बहते हुए नीचे जा गिरी। मुन्ना की आंखों के सामने गौरी के साथ बिताए पल आने लगे। कुछ देर बाद गौरी उससे दूर हटी और आंखों में आंसू भरकर कहा, गुड बाय मान, अपना ख्याल रखना। गौरी तेज कदमों से वहां से निकल गई। मुन्ना उसे रोक भी नहीं पाया। वह वहीं खड़ा खड़ा जड़ हो गया। उसकी आंखों से बरबसी आंसू बहने लगे और फिर वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसका चेहरा बुखार की वजह से तपने लगा था। गौरी घर से बाहर निकली और ऑटो लेकर काशी के घर की तरफ निकल गई। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 34। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें मैं तेरी ही। सॉरी टू से ये शायद भाग 35 है।
जल्द मिलेंगे अगले भाग के साथ। बाय बाय।